आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। आज हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा 31 मई 2022 को 10+2 स्कूल हेडमास्टर का एग्ज़ाम लिया गया था। उस एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें दो भाग थे। पहले भाग में 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के थे और दूसरे भाग में 50 प्रश्न बीएड विषय के थे। तो 100 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे, उनमें 20 प्रश्न भारत के इतिहास से थे। उन 20 प्रश्नों का एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन जो बीपीएससी द्वारा ली जाती है या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी या फिर पुलिस अवर सेवा चयन आयोग हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो TRE 3 हो, TRE 4 हो, 70वीं बीपीएससी हो या दरोगा का एग्जामिनेशन हो या पुलिस का हो या बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन हो। सभी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस में उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है WC बनर्जी, बी में लाला लाजपत राय, सी में रजनी पालमे दत्त, डी में विलियम वेडरबर्न और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह सुरक्षित बल्ब है, यानी कहने का मतलब सेफ्टी बल्ब है। यानी उनका कहना था कि अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद फिर ऐसा कोई विद्रोह न हो और जो गुस्सा है भारतीयों का, उस गुस्सा को दबाने के लिए या वह गुस्सा उभर कर सामने न आए और एक विद्रोह का रूप न धारण कर ले, इससे बचने के लिए एक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवाई थी और वो अपनी सुरक्षा के लिए करवाई थी, ताकि कोई भी समस्या अगर आए तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन तक पहुंच जाए और उनका समाधान कर दे और कोई बड़ा विद्रोह न हो पाए। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना को सेफ्टी बल्ब कहकर संबोधित किया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। देखिए 1916 ईस्वी में यंग इंडिया एक बुक लिखे थे लाला लाजपत राय। तो 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा है कि ह्यूम ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए ऐसा काम किया है। यानी कि A.O. ह्यूम, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम है और A.O. ह्यूम ने क्या किया है, उनका कहना था लाला लाजपत राय जी का, यंग इंडिया जो बुक है उनकी, उनमें एक लेख में कि ह्यूम ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए ऐसा काम किया है, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया है। डफरिन को इसके गठन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करने से मना कर दिया था। A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कहा था कि इसकी स्थापना होने दीजिए, ये हम लोगों के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि इसकी स्थापना जब हो जाएगी तो बहुत बड़ा विद्रोह जो होना होगा वो विद्रोह अब नहीं होगा, क्योंकि भारतीयों में जो गुस्सा रहेगा वो अपनी बात जब इस मंच के माध्यम से हम तक रखेंगे तो उसे हम डिले करेंगे और तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और कोई बड़ा विद्रोह होने से रह जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था और इसलिए उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी ये सब आपस में अंग्रेज मिलकर ऐसी स्थापना करवाए थे कि भविष्य में कोई ऐसा विद्रोह न हो, क्योंकि जो भी गुस्सा भारतीयों के मन में रहे वो कांग्रेस पार्टी के के बैनर तले हम तक आ जाए और हम उसको समाधान कर दे या फिर उसको हम डिले करेंगे, तब तक उनका गुस्सा समाप्त हो जाएगा और हमारे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होगा। ये बात उन्होंने कहा था। ये देखिए, ये जो सिद्धांत है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, उसकी शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति कैसे हुआ? तो विलियम वेडरबर्न एक इतिहासकार है अंग्रेज, उन्होंने 1913 में ह्यूम की जीवनी लिखे थे। उसी जीवनी में ये चर्चा किए थे कि ह्यूम आज से नहीं 1878 ईस्वी से ये प्रयास में थे कि भारत में एक ऐसी पार्टी की स्थापना हो जो भारतीयों के मन में जो गुस्सा है उसे रोक ले और बहुत बड़ा विद्रोह फिर से 1857 की क्रांति की तरह फिर से विद्रोह ना हो। तो ये शुरुआत कह सकते हैं कि उत्पत्ति जो ये विचारधारा का हुआ कि 1913 में जो विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी थी, उसमें ह्यूम की जीवनी में ये चर्चा कर दिया था उस किताब में कि ह्यूम इस तरह की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे थे और इसी
के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवाई है। और उसी के बाद ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत आया था, लाला लाजपत राय ने दिया था 1916 में अपनी किताब यंग इंडिया में। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इसमें क्या हुआ। सुरक्षा बल्ब यानी सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया है यंग इंडिया पुस्तक के लेख में 1916 ईस्वी में। षड्यंत्र सिद्धांत एक है रजनी पालमे दत्त का, उत्पत्ति का श्रेय आपको रजनी पालमे दत्त, यानी षड्यंत्र जिस तरह से सुरक्षा बल्ब सिद्धांत है ना कांग्रेस पार्टी से संबंधित, उसी तरह से षड्यंत्र का सिद्धांत है और इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है रजनी पालमे दत्त को। और ये इनका जो सिद्धांत उभरा है कैसे, तो सुरक्षा बल्ब की अवधारणा जो आई उसके बाद इन्होंने अपनी अवधारणा दी और उन्होंने कहा है रजनी पालमे दत्त ने कि कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को कुचलने की साजिश से हुआ था और उनका मानना था कि भारत के बुजुर्ग यानी मध्यम वर्ग नेता भी इस योजना में शामिल थे। यानी रजनी पाम दत्त ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को कुचलने की साजिश से हुआ था और उनका मानना था कि भारत के जो बुर्जुआ वर्ग थे यानी मध्यम वर्ग, वो अंग्रेजों के साथ इस क्रांति इस विद्रोह को दबाने में लगे हुए थे वो लोग भी। इस तरह से रजनी पाम दत्त षड्यंत्र का सिद्धांत कहा है, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना को इन्होंने एक षड्यंत्र करार दिया है। और यह षड्यंत्र किस लिए, तो भविष्य में कोई विद्रोह न हो इसे दबाने की साजिश के तौर पर षड्यंत्र के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात कही है रजनी पालमे दत्त ने। एक और सिद्धांत है तड़ित चालक सिद्धांत, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है ये 1913 ईस्वी में। ये क्या बताए हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में। ये भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही इन्होंने दिया था। जैसे तड़ित चालक क्या होता है, जानते हैं कि किसी घर के ऊपर एक तांबे के तार आते हैं नीचे और अर्थिंग के रूप में उसको लगा दिया जाता है। अगर कोई बिजली चमकती है तो उस बिजली का प्रभाव उस तांबे के तार पे पड़ता है जो छत के टॉप पे रहता है और घर जलने से, घर को नुकसान होने से बच जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस पार्टी को कहा था की स्थापना को कहा था तड़ित चालक, यानी कि अंग्रेजों के ऊपर किसी तरह की समस्या आनी होगी ना तो वो समस्या किसके माध्यम से कम जाएगी, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कम जाएगी। यानी जो गुस्सा है वो कांग्रेस पार्टी उसे मतलब अपने स्तर से उनकी बात जब सुन लेंगे गुस्से को तो वो वहीं पे रह जाएगा और अंग्रेजों को नुकसान इससे नहीं होगा। इसलिए इसको तड़ित चालक सिद्धांत कहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तड़ित चालक क्या होता है आप जान गए कि घर के ऊपर तांबे के तार से एक रॉड लगा रहता है और वो तांबे का तार नीचे अर्थिंग में जुड़ा रहता है और कोई भी बिजली चमकती है तो उसका असर उस रॉड पे आता है और उस तार के माध्यम से वो उसका जो करंट है वो धरती में चला जाता है और घर को नुकसान होने से बच जाता है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बारे में इन्होंने कहा है कि ये तड़ित चालक के रूप में काम कर रहा है कि डायरेक्ट अंग्रेजों को गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीयों के मन में जो गुस्सा होगा वो मतलब कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ये आएगा और अंग्रेजों को नुकसान कम होगा। ये जो कॉपर का तार होता है इसमें आविष्कार, ये जो तड़ित चालक होता है, कंसेप्ट जो घर के ऊपर लगाया जाता है उसका आविष्कार 1749 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसे लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग एरेस्टर भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। ये पंजाब केसरी कहलाते हैं। पीएनबी जो बैंक है उनकी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मुख्य रचनाएं हैं यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज बुक्स है। देखिए आर्य समाज एक संस्था है जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, लेकिन आर्य समाज बुक है उसके रचनाकार हैं आपको ये लाला लाजपत राय जी हैं। ठीक ना। महात्मा गांधी ने इसे यंग इंडिया जर्नल के रूप में प्रकाशित किया था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका रूप में। देखिए ये जो यंग इंडिया है एक बुक है, बुक के लेखक हैं लाला लाजपत राय और उसी बुक में इन्होंने सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत दिया था और आगे चलकर महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम से एक जर्नल प्रकाशित करना शुरू किया, यानी पत्रिका। यानी कि यंग इंडिया पत्रिका के जो आप कह सकते हैं कि संचालक है या संपादक हैं वो महात्मा गांधी और यंग इंडिया बुक के लेखक कौन है, तो यंग इंडिया किताब के लेखक है लाला लाजपत राय और इनके किताब है अनहैप्पी इंडिया। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, ये भी पूछता है। और आर्य समाज संस्था एक अलग है और किताब के लेखक हैं आपको लाला लाजपत राय। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो अतिवादी का विचारधारा था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। देखिए, प्रथम चरण में उदारवादी लोग अनुनय विनय और याचना की राजनीति करते थे अंग्रेजों के सामने, जबकि अतिवादी लोग बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन पर जोर देते थे। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा आपको बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समझा और संगठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस प्रश्न है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन देख लीजिए, एम.जी. रानाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, डी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने, ये उदारवादी नेता थे और अपनी एक किताब के माध्यम से किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन निष्कासन करके ले जा रहे थे, लूट कर ले जा रहे थे, यहाँ से आर्थिक लूट मचाए हुए थे, आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे थे, देश को खोखला बना रहे थे, इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब में उन्होंने आपको भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में पहली बार बताया था, और इस किताब के माध्यम से उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था और अंग्रेज़ों के लूट को दिखाया था कि यहाँ के देश के संसाधनों को लूट रहा है और खोखला मचा रहा है, खोखला बना दे रहा है। तो ये इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस किताब है दादा भाई नौरोजी की। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हर व्यक्ति अपने अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता, अपनी जानकारी के अनुसार योगदान दिया था। इन्होंने उदारवादी नेता के रूप में देश के आर्थिक इतिहास को बताया लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, और बताया कि देखियो अंग्रेज किस तरह से हम लोगों को लूट रहा है, उसका विरोध करो, आंदोलन में भाग लो। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने अपना काम अपने ढंग से किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। हाँ, अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजनी नायडू हो जाता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये क्या है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे देश में जो आंदोलन हो रहे थे, तो उन आंदोलन को कुचलने के लिए और अंग्रेज भारतीयों का साथ चाहते थे युद्ध में, और इसलिए वो प्रस्ताव दे रहे थे। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण हम करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन भारतीयों ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना। फिर 2 साल बाद 1942 में दिया क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भी वही बात दोहराई गई थी कि हम संविधान का निर्माण करवाएंगे भारत का, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भाई ये तो ऐसा चेक है जो कि जिसका डेट खत्म हो चुका है। यानी क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। यानी कहने का मतलब ये हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कि तुम तो अब यहाँ से कमज़ोर हो गए हो, तुम लोग तो अब जाओगे यहाँ से, और एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हो जो कि अपने आप दिवालिया होने वाला है, क्रश होने वाला है। यानी तुम तो अब यहाँ से जाने वाले हो और तुम दे रहे हो ऐसा चेक जो पहले दे चुके हो। यानी कि अगस्त प्रस्ताव में तो तुम यही बात कह चुके हो, तो ये जो चेक दे रहे हो उसका डेट खत्म हो चुका है, 2 साल पहले का ये चेक है, वही बात कह रहे हो। तो इसलिए बोला जाता है इसको, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक ना। एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, एम.ए. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, ये
क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उनकी तुलना में, उनके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना जी ने नारा दिया था अंग्रेजों को कि बांटो और छोड़ो, यानी बांटो और जाओ, यानी देश को बांट कर जाओ। जबकि महात्मा गांधी का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कहने का मतलब था कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि देश को बंटवारा करके एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, तो इसलिए इन्होंने जोर दिया अंग्रेजों को कि तुम बांटने से पहले देश को, छोड़ने से पहले देश को बांट दो, बांट कर जाओ भारत पाकिस्तान में। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया था बांटो और छोड़ो, यानी, और महात्मा गांधी क्या कहते थे, बांटो और जाओ। तो बांटो और जाओ मतलब, ये कहने का मतलब यही है कि बांटो और छोड़ो, कि देश को बांट कर जाओ। जबकि गांधी जी कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो बांटो और जाओ या बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। इस पर हमारा कई वीडियो आ चुका है, और फिर हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था, और इसका नेतृत्व दिया गया था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है बेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में ही पहली बार भारत के विभाजन की योजना थी, और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही इंग्लैंड की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित हुआ, और उसी विधेयक के तहत भारत को आज़ादी मिली बंटवारे के साथ। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन की योजना प्रथम बार स्वीकार कर लिया गया था, और उस माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का सारा प्लानिंग दिया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन, होम रूल आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रामगढ़ में 1940 में जो कांग्रेस पार्टी का 53वां अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। अब बोलेंगे कि सर लगातार इतने वर्षों तक क्यों रहे थे, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, और उसकी जो क्रियाकलाप थे वो रुक गए थे। इसलिए 1940 में जब बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष, तो 45 तक वही लगातार रहे थे। और सबसे युवा अध्यक्ष, यानी कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में 35 वर्ष की उम्र में ये सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने थे। और इतना ही नहीं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का जब पहला कैबिनेट बना था, उस स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में, स्वतंत्र भारत की प्रथम आज़ाद सरकार में, भारत में की सरकार में, कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसीलिए 11 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है, और 11 नवंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फ्रेंड्स, हमने तो बताया कि आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी थी हमारी, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री, यानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भी आप जान लीजिए कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था आज़ादी से पहले ही 1946 ईस्वी में, उस अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए हमारे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और शिक्षा मंत्री बने थे पहले, इसलिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
11 नंबर प्रश्न खड़ा है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा है? तो BC लॉ, AB कीथ, BP वर्मा, BA स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा BA स्मिथ। यानी कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये कहा है BA स्मिथ, इतिहासकार हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए था? ऑप्शन है A आनंद, अश्वघोष, बिंबिसार, अजातशत्रु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु की अध्यक्षता में आपको राजगृह में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया है? ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी में कुमारगुप्त, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश का शासक थे और इन्होंने आपको 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था अपनी ताकत के बल पर। 14 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन बना था? वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? नासिरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, आराम शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, भारत में 1192 ईस्वी में ही एक तरह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी, जब आपको पृथ्वीराज चौहान को आपको तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारकर भारत पर अधिकार कर लिया था और अपना शासन स्थापित कर लिया था। उसी समय से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना जो कुछ इतिहासकार मानते हैं, तो उनके हिसाब से भारत का प्रथम मुसलमान शासक हो गया मोहम्मद गोरी। लेकिन जब तक वो जीवित था तब तक वो उसके प्रतिनिधि के रूप में उसका गुलाम शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब मर गया मोहम्मद गोरी, तो उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सुल्तान बना और इस तरीके से यहाँ पे उनसे आंसर में उनका नाम नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक में, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। और 1707 में मुगल वंश का सबसे महान शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो कह रहा है कि महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक जितने सम्राट हुए हैं, उनमें से 2 सम्राट राजपूत कुमारियों से पैदा हुए थे। यानी जैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक में जो मुगल सम्राट हुए हैं, उनमें से 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे कौन थे? ऑप्शन है अकबर और औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब, बी में बाबर और शाहजहां, सी में जहांगीर और शाहजहां, डी में अकबर और जहांगीर, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। फ्रेंड्स, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने मुगल सम्राट हुए हैं, जैसे में बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, इतने में से ऐसे 2 सम्राट हुए हैं मुगल सम्राट जिनकी माँ हिंदू राजकुमारी थी, राजपूत राजकुमारी थी। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जहांगीर की माँ कौन थी? तो जोधाबाई थी। ये कौन थी? तो आमेर के जो हिंदू राजपूत राजा थे, राजा भारमल कछवाहा की पुत्री थी ये जोधाबाई। और जोधाबाई की माँ का नाम रानी चंपावती था। इस तरह से जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी, वो आमेर के राजा, हिंदू राजा, राजपूत राजा भारमल की पुत्री थी। और अकबर से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था और अकबर की पत्नी जोधाबाई थी और उसी से पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम सलीम रहा था। और उसका वास्तविक नाम सलीम है, लेकिन जहांगीर के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। तो इस तरीके से अकबर की पत्नी जो थी जोधाबाई, वो हिंदू राजा, आपको आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। और माँ रानी चंपावती यानी राजकुमारी हिंदू थी। इस तरह से एक जहांगीर हो गया। जहांगीर
की जो माँ थी जोधाबाई, उनका अन्य नाम था मरियम उज जमानी, हीरा कुमारी, हरखाबाई, हरखुबाई, और इस तरीके से ये इनकी माँ हिंदू राजकुमारी थी, रानी चंपावती, और पिता थे आमेर के राजा भारमल कछवाहा की पुत्री थी ये, यानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री, और माँ का नाम रानी चंपावती। इस तरीके से आपको इनके जो जोधाबाई के पुत्र हुए जहांगीर, तो इनकी माँ क्या हो गई, हिंदू राजकुमारी हो गई। अब देखिए शाहजहाँ की माँ, शाहजहाँ की माँ का नाम है जगत गोसाई, जोधपुर के राजपूत राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और इस तरीके से वो हिंदू राजकुमारी थी। और जोधपुर के जो राजा थे उदय सिंह, वो मोटा राजा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है मोटा राजा, तो जोधपुर के राजा उदय सिंह, राजपूत राजा उदय सिंह कौन थे, मोटा राजा के नाम से जाने जाते थे। और इस तरह से जोधपुर के हिंदू राजपूत राजा उदय सिंह की पुत्री थी आपको जगत गोसाई, और जगत गोसाई का पुत्र हुआ शाहजहाँ। तो इस तरीके से शाहजहाँ की माँ भी हिंदू राजकुमारी थी, राजपूत राजकुमारी थी। तो इस तरह से जहांगीर की माँ जोधाबाई आमेर के राजा भारमल और रानी चंपावती की पुत्री थी, यानी हिंदू राजकुमारी से इसका जन्म हुआ जहांगीर का, ठीक ना। तो इसकी माँ क्या थी, हिंदू राजकुमारी थी। और शाहजहाँ की माँ जगत गोसाई जो जोधपुर के राजा जो उदय सिंह की पुत्री थी, तो ये भी होगा, इसकी भी माँ हिंदू राजकुमारी हुई। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था इसका कि भाई महान मुग़ल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट हुए, राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, तो वे कौन कौन हुए, जहांगीर और शाहजहाँ, ठीक है ना। तो इनकी जहांगीर की माँ आपको राजा भारमल की पुत्री थी जो आपको आमेर के राजा थे, और शाहजहाँ की माँ जो थी वो जगत गोसाई, वो जोधपुर के हिंदू राजपूत राजा उदय सिंह यानी मोटा भाई की पुत्री थी। तो इस तरीके से जहांगीर और शाहजहाँ 2 सम्राट ऐसे हुए जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, राजपूत राजा थे इन दोनों की माँ के पिताजी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया, वार्षिक बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था अंग्रेज़ों के समय में, वो ज़मींदारों से किया गया था, और ज़मींदारों से जब कर लिया गया तो किसानों का जो मालिकाना हक था ज़मीन पर से वो हटा लिया गया और ज़मीन का मालिक बना दिया गया ज़मींदार को, ठीक ना। तो ये कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था ज़मींदारों के साथ, और इस तरीके से अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। महालवाड़ी में किसान की जगह पर आपको पूरे गांव को, यानी महाल मतलब ग्राम कहलाता है, तो ग्राम को ज़मीन का मालिक बना दिया गया था और सब मिलकर खेती करते थे। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जब हुआ था उसमें किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक माना गया था, रैयत मान लिया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त वाली व्यवस्था जो हुई उसमें किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग करके खेत का मालिक बना दिया गया था ज़मींदारों को, और अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया था। और आपको अस्थाई बंदोबस्त में किसानों को ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं मिला था। किसान की जगह पर ज़मीन का मालिक हो जाता था ज़मींदार, और ज़मींदार से डायरेक्ट अंग्रेज़ जुड़े हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, BM मालावारी, दयाराम गिडुमल, ज्योतिबा फूले, DK कर्वे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा DK कर्वे। ये महिला शिक्षा और विधवा विवाह के पक्ष में थे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, और विधवाओं की स्थिति जो दयनीय थी हिंदू समाज में उसको देख करके इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। कहा कि विधवाओं को भी आगे जीवन जीने का हक है और उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। ये DK कर्वे जी महाराष्ट्र के थे। तो DK कर्वे जी का ज़िंदगी महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के जीवन को उत्थान लाने के लिए, उनका विवाह कराने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। DK कर्वे महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ये महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया था। मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला
विश्वविद्यालय है, यानी कि मुंबई में जो SNDT महिला विश्वविद्यालय है वो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना DK कर्वे जी ने की थी। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला शिक्षा के लिए कितना ये समर्पित थे। मुंबई में पढ़ते समय ही विधवा विवाह के समर्थक बन गए थे। मुंबई प्रवास के बीच में ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और 11 मार्च 1893 ईस्वी को गौरबाई नामक विधवा से इन्होंने विवाह कर लिया था और इस तरह से विधवा पुनर्विवाह को खुद विधवा से विवाह करके इसको समर्थन किया था और इसको आगे बढ़ाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लिए थे, आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? ए ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम, बी में 1853 का चार्टर अधिनियम, सी में 1858 का भारत सरकार अधिनियम और डी में 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। फ्रेंड्स अंग्रेजों के ज़माने में 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि अब जो अंग्रेज सिविल अधिकारी आएंगे उनकी परीक्षा होगी और परीक्षा से वो भर्ती होंगे। इसके पहले इंग्लैंड में लंदन में एक हेलीबरी कॉलेज होता था, वहाँ से कोई भी स्नातक करके निकलता था, उनकी ट्रेनिंग वहीं हो जाती थी और वो सिविल सेवक के रूप में भारत में अंग्रेजी शासन में अपना ये काम करने आते थे। लेकिन अब 1853 के अधिनियम में कहा गया कि अब सिविल सेवकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वही भारत में आकर सिविल सेवक के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में काम करेंगे। तो इस तरीके से 1853 का चार्टर अधिनियम में इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और इस तरह से 1853 में प्रावधान किया गया और 1855 में सिविल सेवकों के लिए यानी कि ICS की परीक्षा शुरू हो गई थी। बाद में यही हमारे यहाँ कहलाता है IAS। तो इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना है? बहार खान लोहानी, जलाल खान, शेर खान, नासिर खान लोहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर खान। शेर खान जो है वो बहार खान लोहानी के यहाँ काम करता था उनके अंगरक्षक के रूप में और वहाँ उन्होंने एक बार अपने वो जो उनके जो बॉस थे, उनके जो शासक थे जिनके यहाँ काम करते थे बहार खान लोहानी के यहाँ, जंगल में शिकार खेलने के दौरान शेर से उनकी रक्षा की थी और एक झपट में ही शेर को मार दिया था वो शेर खान। इनका बचपन का नाम फरीद खान था, लेकिन जब से उन्होंने शेर को मार करके अपने मालिक को बचाया था उसी समय से उनके मालिक ने इनका नाम शेर खान रख दिया था। बाद में उनके मालिक की मृत्यु हो गई थी, बहार खान लोहानी जो बिहार का शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शेर खान ही बिहार का, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया था और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते इतनी ताकत इन्होंने अपनी बढ़ा ली थी कि एक समय ऐसा आया कि हुमायूं को इन्होंने पराजित करके, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया था। और इस तरीके से एक समय ऐसा आया जब 1540 से 1545 ईस्वी तक, यानी 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर खान, जिन्हें शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, तो शेर शाह सूरी ने 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को, मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके भारत छोड़ने को विवश कर दिया था। और शेर शाह सूरी से डरकर ही, यही शेर खान को शेर शाह सूरी कहा जाता है, शेर शाह सूरी से डरकर हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था और इस तरीके से 1540 से 1545 ईस्वी तक शेर खान यानी शेर शाह सूरी ने भारत पर शासन किया था। तो ये थे शेर खान, शेर शाह सूरी। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ऑप्शन ए जहांगीरनामा में, तारीखे शेरशाही में, पादशाहनामा में, आईने अकबरी में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा पादशाहनामा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में पादशाहनामा में वर्णित है। पादशाहनामा क्या है? तो मुगल काल की ऐतिहासिक रचना है, कृति है, जिसके रचनाकार है अब्दुल हमीद लाहौरी और मुगल बादशाह शाहजहां के समय की यह रचना है। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने जब मुगल बादशाह शाहजहां के समय में इसकी रचना की थी तो जाहिर सी बात है इस पादशाहनामा किताब में अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के संपूर्ण जीवनी का वृतांत इस किताब में दिया है।
तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है पादशाहनामा में। इसके रचयिता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस पादशाहनामा के जो किताब है उनके राइटर का नाम पूछता है जो, तो अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। और इसी में शाहजहाँ की जीवनी का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 31 मई 2022 को 10+2 स्कूल हेडमास्टर के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के, उनमें से भारत के इतिहास से जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उनका हमने एनालिसिस किया है। आप लोगों को यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने परिचितों, अपने शुभचिंतकों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसे देखकर लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, हमारा अभियान आगे बढ़ता जा रहा है और हमने बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर की वैकेंसी के बारे में मैंने पहले बताया, सिलेबस को बता दिया। सिलेबस के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया, बता दिया कि 100 प्रश्न में किस विषय से कितने प्रश्न आए, और उसकी अगली कड़ी में आज हमने भारत के इतिहास से पूछे गए 20 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। और आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के इस सीरीज़ में। बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर के एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें किसी और विषय के क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे जो उस समय पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सीरीज़ आपका। तो ये इस महत्वपूर्ण सीरीज़ को आप लगातार देखें और हमारे वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। एक बार फिर से बोलेंगे कि जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, वो इसे लाइक कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।